आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे कि भारत विदेशी निवेशकों की आंखों का तारा बनकर क्यों उभरा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना आया है और इस मामले में किन विकसित देशों को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा एक और जरूरी खबर पर बात करेंगे, जानेंगे कि जिस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर बिना बदले एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में स्विच कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी संभव हो पाएगी और इसे लेकर आरबीआई क्या कदम उठाने जा रहा है। विदेशी निवेश के मामले में भारत ने अमेरिका, चीन, ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। अंकटाड की ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2022 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई 10% बढ़कर 49 अरब डॉलर पर हो गया है। रुपए में रकम करीब 4,04,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड कहते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। एफडीआई क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। दरअसल भारत से बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति जब भारतीय कंपनी या यहाँ के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सीधा निवेश होता है और आमतौर पर लंबे समय के लिए होता है। एफडीआई के तहत देश में न सिर्फ पैसा आता है बल्कि जब कोई कंपनी यहाँ आकर अपना प्लांट आदि लगाती है तो इससे देश को नई टेक्नोलॉजी आदि का भी फायदा मिलता है। और यही वजह है कि एफडीआई को किसी भी देश की तरक्की के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे लंबी अवधि में देश को फायदा होता है। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा अलग अलग तय कर रखी है। अंकटाड की रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश बनकर उभरा है जहां ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स खूब लग रहे हैं। जब एक विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर अपना नया प्लांट लगाती है उसे कहते हैं ग्रीनफील्ड एफडीआई। इस तरह से देखा जाए तो भारत में नए प्रोजेक्ट्स खूब आ रहे हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कुछ उदाहरण अंकटाड ने देते हुए बताया कि देश में सबसे बड़ी घोषित नई परियोजनाओं में से एक फॉक्सकॉन और वेदांता रिसोर्सेज की प्रोजेक्ट है। वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों कंपनियां मिलकर भारत में करीब 1,56,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली चिप फैक्ट्री लगाने जा रही हैं। इसी तरह फ्रांस की टोटल एनर्जीज और अडानी समूह मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए करीब 41,000 करोड़ रुपए निवेश भारत में कर रहे हैं। इसी तरह से स्टील कंपनी पास्को और अडानी समूह गुजरात में भी करीब 40 से 41,000 करोड़ रुपए की लागत से स्टील फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। भारत में बढ़ते विदेशी निवेश को और अच्छे से समझने के लिए हमने प्रॉफिट मार्ट कंपनी के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से बात की। सुनिए उन्हें। इंडिया में एफडीआई का प्रोपोर्शन इसलिए बढ़ा है क्योंकि चाइना को लेके ग्लोबली अभी भी थोड़ा बहुत अनसर्टन डेवलपमेंट है। काफी लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में जाने वाला था, चाइना में जाने वाला था, वो काफी हद तक इंडिया में डाइवर्ट हो चुका है। और उसका दो कारण है। एक तो अभी भी जो माहौल चाइना का है वो थोड़ा सा अनसर्टन है। यूएस का रवैया तो चाइना के प्रति बहुत ही खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसीलिए जो भी यूएस रिलेटेड जो भी एफआईआईज है, जो एफडीआई आने वाला था चाइना में, वो अभी पूरी तरह से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। और जिस प्रकार का अभी रिसेंटली मोदी जी की विजिट यूएस में हो गई, हमने देखा कि बहुत सारा यूएस एफडीआई काफी बड़े मात्रा में सेमीकंडक्टर्स के सेक्टर में, एविएशन के सेक्टर में, एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट डिफेंस के बारे में बहुत सारा एफडीआई भी इंडिया में आने वाला है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 3-4 साल इंडिया एक ऐसा मार्केट रहेगा जहां पे बहुत सारा एफडीआई आएगा। ऑलरेडी एफआईएस की अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो अभी जो 3-4 महीने की जो तेजी बाजार में हम देख रहे हैं, उसका मेन कारण तो एफआई की लिक्विडिटी है। एफआई जो पूरी तरह से ठंडे बैठे थे 6-8 महीने पहले, वो लास्ट 3-4 महीने में उन्होंने रिकॉर्ड बाइंग की है। और ये मात्रा चलता रहेगा क्योंकि रुपया और डॉलर का जो इक्वेशन है वो अभी एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेम्यूनरेटिव और प्रॉफिटेबल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2022 में जहां 10% एफडीआई आया तो वहीं चीन में 5% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 189 अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा सिंगापुर में 8% विदेशी निवेश बढ़ा और ये 141 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में 10% के इजाफे के साथ यह 23 अरब डॉलर हो गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के नाम से जारी इस रिपोर्ट को लेकर अंकटाड की महासचिव रेबेका ग्रिंसपैन ने कहा कि क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को पाने के लिए विकासशील देशों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश खूब बढ़ा है। भारत में कारोबारी माहौल कितना बदला है, इस बारे में हमने बात की बिजनेस टुडे के पत्रकार अंकुर त्यागी से।
आप उन्हें सुनिए। हमें इसके तह तक जाना होगा कि आखिर एफडीआई में हमने ऐसा क्या किया है कि इस साल और आने वाले सालों में एफडीआई क्यों बढ़ रहा है। इसकी वजह है पीएलआई स्कीम। सरकार कोरोना के बाद करीब 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम लेके आई थी। पूरी दुनिया के जो बेहतरीन कंपनीज थी उनको कहा गया था कि आप भारत में आए, भारत में निवेश करें और सरकार अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव देगी। उस इंसेंटिव का फायदा ये हुआ कि एप्पल जैसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके फोन के लिए फॉक्सकॉन, उसने भी भारत में अपने 2 प्लांट्स लगाने का फैसला किया है। ठीक ऐसे ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ हफ्ते पहले यानी कि पिछले महीने ही अमेरिका गए, तो अमेरिका की जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनी है माइक्रोन, उसने भी भारत में अपना प्लांट स्थापित करने का फैसला किया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत दुनिया की पहली पसंद बन के उभरा है। उसकी एक वजह पीएलआई स्कीम है जो भारत सरकार ने लॉन्च की है, और उसकी दूसरी वजह है चाइना +1, यानी कि सारी दुनिया की बेहतरीन कंपनियां, दुनिया के देश अब नहीं चाहते कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे हो। तो चाइना के इतर जो भी देश होंगे, चाहे उसमें भारत आएगा, वियतनाम आएगा या फिलीपींस आएगा, वहां कहीं ना कहीं हमें निवेश करना चाहिए। और इन देशों में भी भारत सबसे पहली पसंद बनकर उभरा है। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि 1 अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक ग्राहकों को अपनी पसंद का नेटवर्क चुनने का विकल्प देंगे। मौजूदा समय में अलग अलग कंपनियों के कार्ड्स के लिए अलग अलग पेमेंट नेटवर्क्स हैं, जिसके चलते नेटवर्क कंपनियों की मोनोपोली बनी हुई है। रिजर्व बैंक इस टैपिंग सिस्टम को खत्म करना चाह रहा है ताकि देश भर में अलग अलग कार्ड्स के लिए एक ही सिस्टम काम कर सके। इस बात को और खुलकर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड और वीज़ा कार्ड दोनों हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जब आप अपनी अमेरिकन एक्सप्रेस से पेमेंट करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता। इसकी वजह है अलग अलग नेटवर्क पेमेंट सिस्टम्स। रिजर्व बैंक के नए सिस्टम के बाद चाहे मास्टर कार्ड हो, चाहे वीज़ा कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड या फिर भारत सरकार का रुपे कार्ड हो, हर जगह हर नेटवर्क आपका पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। आरबीआई ने इस ड्राफ्ट सर्कुलर पर बैंकों और ग्राहकों से 4 अगस्त 2023 तक सुझाव मांगा है। इस बारे में हमने बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी कुमार राणा से बात की, सुनिए उन्हें। पहले से ही पब्लिक सेक्टर बैंकों में बहुत ऑप्शन है कि कस्टमर जो है वो कौन सा कार्ड लेना चाहता है। जैसे कैनरा बैंक का उदाहरण देता हूं तो कैनरा बैंक में रुपे कार्ड भी है, मास्टर भी है, वीजा भी है। तो आप जो भी कार्ड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। रिजर्व बैंक को दोबारा से इसको एम्फसाइज करना पड़ा, उसका पीछे कारण है कि बहुत सारे जो निजी बैंक कह सकते हैं या जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ अरेंजमेंट करके उसका कार्ड जो है वो उपलब्ध कराते हैं, और वो जो नेटवर्क है उसका भी आगे जो टाई अप है बहुत लिमिटेड मर्चेंट के साथ रहता है। जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ये वीजा चलता है, वहां मास्टर चलता है, तो एक कस्टमर ज्यादा कार्ड नहीं रख सकता। तो इसलिए रिजर्व बैंक का कहना है कि अभी जो भी बैंक हैं या नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो डायरेक्ट नेटवर्क के साथ अपना कोई एग्रीमेंट ना करें और वो ऐसा उपलब्ध कराएं कस्टमर को कि कस्टमर किस नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहता है। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात जो है मुझे लगता है, और वो होनी भी चाहिए, कि जो अपना रुपे कार्ड जो सरकार ने, रिजर्व बैंक ने जो लॉन्च किया है, उसको और पॉपुलर बनाना ताकि उसकी पहुंच जो है हो सके। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।